तो हेलो एवरीवन, मेरा भी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सभी को पता था कि हम लास्ट क्लास में बैक्टीरियोफेज के ऊपर हम स्टडी कर रहे थे और यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिए हैं, यानी कि रोड मैप अपना तैयार हो चुका है, जिसमें से हम लोग बात कर रहे थे सर क्या इसका इंट्रोडक्शन, किसने डिस्कवरी किया था, है ना, और ये क्या होता है क्या नहीं होता है, तमाम सारी बातें हम लोग देख लिए थे। फिर इसी के साथ साथ हम लोग ये भी देखे थे सर क्या ये कितने टाइप के होते हैं, तो आप बता दें सर ये लेमडा फेज और ये T4 फेज में हम इसको डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, ये सारा चीज हम बात कर लिए थे, लेकिन वहां से हमको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना इन द सेंस हमको चलना है अपने ऊपर को, अपने आप को चलना होगा सर कहाँ पे, इसकी लाइफ साइकिल के ऊपर और इसकी एप्लीकेशन के ऊपर। जैसे कि आपको लास्ट क्लास में ही बताए थे कि एप्लीकेशन और लाइफ साइकिल इसको हम लोग डिस्कस करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में मेनली हम लोग लाइफ साइकिल और इसकी एप्लीकेशन के ऊपर बात करने वाले होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और आपको पता था सर क्या यहाँ पे हम लोग लास्ट क्लास में यहाँ पे आप पहले इंक्लूड कर दिए थे सर, ये 5 से 10 नंबर आपको इस टॉपिक से फिक्स रहता है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहे थे। ठीक है, चलिए आई होप कि मेरे क्लास में आप लोग पेन पेपर फोकस लेकर तैयार हो गए होंगे, जिससे पूरी कंसंट्रेशन क्लास पे रहेगी। और आपको पता है सर हम लोग यहाँ पे लिख लिख के सभी बातें को पढ़ रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, तो इसलिए पेन कॉपी आपके लिए एकदम जरूरी है। अगर नहीं रहेगी तो फिर क्लास में मजा नहीं आता है। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे सर लाइफ साइकिल के ऊपर पढ़ेंगे और देखें सर लाइफ साइकिल पे हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या है इसके बारे में बैक्टीरियोफेज का। कि देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म है हमारे धरती पे, चाहे वो प्लांट, चाहे एनिमल, चाहे कोई भी माइक्रोब्स हैं, तो इनका कोई ना कोई लाइफ साइकिल होता है, कोई ना कोई मकसद होता है। और वो मकसद क्या है सर कि भैया यंग फेज में है, धीरे से मैच्योर होंगे, अपने नंबर को इंक्रीज करेंगे और फिर एक ऐसा समय आएगा वो चले जाएंगे, है ना। तो ऐसा उनका लाइफ साइकिल होता है और हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग लाइफ साइकिल होता है। जैसे कि हम स्पेशली अगर बैक्टीरिया के ई कोलाई की बात करते हैं, ई कोलाई, एस्केरिचिया कोलाई, जो कि हम लास्ट क्लास में पढ़े भी थे, तो अगर हम स्पेशली ई कोलाई की बात करते हैं तो उसकी जो लाइफ टाइम होती है वो तकरीबन 20 मिनट की ही होती है। कम से कम 20 मिनट में उसका लाइफ साइकिल होता है, यानी कि एक जनरेशन उसका जो होता है 20 मिनट का होता है। तो सोच के देखो छोटा बैक्टीरियोफेज कितना छोटा है, उसका भी लाइफ स्केल है, लेकिन क्या है वो लाइफ टाइम कम होगा। अगर हम लोग की बात करते हैं तो अभी तो पहले ऐसा बोला सर 80-90 साल, अभी तो बोलते हैं 60-70 साल। कछुआ है 150 साल, बरगद का पेड़ है 200-300 साल, है ना। तो इस तरह अलग अलग जितने भी ऑर्गेनिज्म है हमारी धरती पे, तो सबका कोई ना कोई लाइफ टाइम है। उसी तरह बैक्टीरियोफेज की बात करें तो इसका भी तो कोई ना कोई लाइफ फेज होगा। अब उस लाइफ फेज में ये अपने आप पहले यंग कंडीशन में रहा होगा, फिर वो मैच्योर होगा, फिर ये इन्फेक्ट कर रहा होगा, फिर अपने नंबर को बढ़ा रहा होगा, रेप्लिकेट कर रहा होगा, और फिर एक ऐसा समय भी आएगा भैया टाटा बाय बाय करके चल जाएगा, है ना। ऐसा इनके पास भी होगा। देखते हैं, वायरस इंटर द होस्ट सेल टू रिप्रोड्यूस during which the virus result the different form of the infection of the host cell। ये वायरस सबसे पहले क्या करता है सर, होस्ट सेल के अंदर सबसे पहले इंटर करेगा। अब होस्ट सेल में इंटर करने के बाद फिर वो अपना मकसद को पूरा करना स्टार्ट करता है, चाहे वो इन्फेक्ट करने की बात की जाए, वो चाहे वो रेप्लिकेट करने की बात की जाए। द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ द एंट्री ऑफ द वायरस, द रेप्लिकेशन, है ना, ये इंटर किया है तो क्या करेगा भैया, रेप्लिकेशन करना स्टार्ट करेगा। एंड एग्जिट्स द होस्ट सेल कंप्राइजेस द लाइफ साइकिल ऑफ द वायरस। वही बात बताएं सर क्या कि कोई भी होता है सर उसका मकसद यही होता है सर, जब तक वो यंग फेज में है कुछ नहीं कर पाता, जैसे मैच्योर होता है अपने नंबर को बढ़ाता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट करता है, और फिर एक ऐसा समय आता है भैया वो टाटा बाय बाय करके चल जाता है। उसी तरह वायरस भी है सर, ये वायरस सबसे पहले होस्ट के सेल के अंदर इंट्रोड्यूस होता है। अब वो सही समय खोज रहा होता है कि भैया हम कब अपना रेप्लिकेशन करना स्टार्ट करें, तो उसका जैसे सही समय आता है रेप्लिकेशन करने का, वो होस्ट के सेल के अंदर रेप्लिकेट करता है, अपने नंबर को बढ़ा देता है, और फिर एक ऐसा समय आता है उस बैक्टीरिया को, उस होस्ट को छोड़ के चला जाता है ना। रेप्लिकेट करने के बाद वो होस्ट को छोड़ के चला जाता है, ये चीज होता है। बैक्टीरियोफेज लाइक द अदर वायरस फॉलो द सिमिलर ट्राइजेक्टरी where the virus enter the bacteria host cell in order to replicate। इसी तरह वायरस की भी बात करते हैं, या फिर कह लें सर जितने भी वायरस हैं, जितने भी बैक्टीरियोफेज हैं, उनका भी यही क्राइटेरिया रहता है सर, क्या होस्ट सेल के अंदर इंटर करेगा, बैक्टीरिया के अंदर इंटर करेगा, और फिर कुछ समय के बाद, अब ये नहीं कि 2 साल 4 साल के बाद, कुछ समय के बाद, है ना, कुछ समय के बाद वो क्या करेगा। अब ई कोलाई का भी लाइफ टाइम 20 मिनट का ही है, तो जाहिर सी बात है एकदम 1 से 2 मिनट के एकदम शॉर्ट टाइम में एक सब काम हो रहा होगा।
कुछ समय के बाद क्या करेगा, रेप्लिकेट करना स्टार्ट करेगा, और जैसे ही रेप्लिकेट कर लेगा उस बैक्टीरिया को, उस होस्ट को छोड़ के चला जाएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द लाइफ साइकिल इन द डिफर फ्रॉम द मैकेनिज्म ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। अब जो भी डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा होगा वायरस का, है ना, जो भी रेप्लिकेशन कर रहा हो वो दो फेज में कर रहा होगा। पहला उसको लाइटिक फेज कहते हैं और दूसरा को लाइसोजेनिक फेज कहते हैं। देखते हैं सर क्या। पहला जो वायरल डीएनए है वो इनकॉर्पोरेटेड होता है होस्ट सेल के डीएनए के साथ। ठीक है, पहला क्या करता है सर कि भैया वायरस का है जीनोम, वो बैक्टीरिया के जो जीनोम के साथ मिक्सिंग करना स्टार्ट कर देता है, उससे बातचीत करता है, भैया हाथ मिला लो, हम लोग एक साथ काम करेंगे। पहला फेज ये होता है। जैसे ये हाथ मिला लेता है बैक्टीरिया वाला वायरस के साथ, अब फिर ये क्या करता है, वायरस जो जीनोम होता है बैक्टीरिया की जीनोम पे हावी हो जाता है और अपने आप उसको रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देता है, अपने अकॉर्डिंग रेप्लिकेट कराना स्टार्ट करता है। तो पहला फेज में क्या होता है सर क्या कि जो भी बैक्टीरिया वायरस का डीएनए है वो इनकॉर्पोरेटेड करता है सर किसके साथ, होस्ट के वायरस के साथ, होस्ट के डीएनए के साथ। और दूसरे कंडीशन में ये होता है जैसे ये होस्ट के डीएनए के साथ कर लेता है तो वो रेप्लिकेट करता है, और रेप्लिकेट करने के बाद ये होस्ट के डीएनए से क्या हो जाता है सर, सेपरेट हो जाता है, अपना मकसद पूरा किया और फिर वहां से निकल गया। ये कल के क्लास में भी आपको बताए थे सर ये सारी प्रोसेस। दिस लाइफ साइकिल माइट टू इंडिपेंडेंट और द अल्टरनेट इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बैक्टीरिया फेज। ये क्या हो सकता है सर, ये इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहा होता है, किसी पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहता है। तो आई होप कि यहाँ तक की कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिला होगा सर इंट्रोडक्शन में कि सर अगर हम बात करते हैं बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल तो दो फेज में कंप्लीट होता है। और दो फेज में कैसे होगा, तो सब जो पहला फेज होता है उसमें क्या होता है सर, जो वायरस का जो जीनोम है बैक्टीरिया के जीनोम के साथ मिलता है, हाथ मिलाता है, पहला फेज हो गया। दूसरा फेज ये होता है जैसे ही मिल लेता है तो वायरस के जो जीनोम होता है वो बैक्टीरिया के जीनोम के ऊपर हावी हो जाता है और अपने अकॉर्डिंग बैक्टीरिया के वायरस के बैक्टीरिया के डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको छोड़ देता है। और जैसे ही रेप्लिकेट हो जाता है, नंबर अपना बढ़ा लेता है, तो बैक्टीरिया जो वायरस का जो जीनोम है वहां से वो निकल भी जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन होता है। पहला जो फेज आता है उसको बोलते हैं सर लैटिक फेज। लाइटिक फेज क्या बोलते हैं उसको, लाइटिक फेज के नाम से जानते हैं। ये लाइटिक फेज क्या होता है, वन ऑफ द टू लाइफ साइकिल ऑफ द बैक्टीरिया फेज। दो जो लाइफ साइकिल था उसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ साइकिल है जिसमें जो वायरल डीएनए था, ठीक है, वायरल डीएनए फ्री फ्लोटिंग कर रहा होता है और फिर ये क्या करेगा सर, रेप्लिकेट करने के लिए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ। ये जो लाइटिक्स यूजली होते हैं ये वायरुलेंट फेज के होते हैं और इसका रिजल्ट ये होता है सर, ये सेल मेम्ब्रेन को इन्फेक्ट करना और बैक्टीरिया की जीनोम के अंदर इंटर करना। The lytic cell is the virulent infection and the result the destruction of the cell। और क्या करेगा सर, सेल के डिस्ट्रक्शन को करने का काम कर रहा होता है। ये चीज हम लोग अब समझ गए, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगा। यही है, देखो यहाँ पे इंटर किया, ये इंटर करने के बाद ये वायरस के साथ कैप्सिड बनाना है, उसके साथ बैक्टीरियोफेज के साथ बनाना स्टार्ट किया और फिर बोलता है सर क्या, चलो पहले क्या करेगा, अटैचमेंट करेगा। पहले क्या होगा सर, अटैचमेंट होगा, यानी कि होस्ट के बॉडी के साथ अटैचमेंट होगा। द फेज अटैच टू द सरफेस ऑफ द होस्ट, ये क्या करेगा सर, होस्ट के सरफेस के साथ अटैच करने स्टार्ट कर। दूसरा इसमें क्या होता है सर, पेनिट्रेशन। ये पेनिट्रेट करके क्या करेगा, जीनोम जो वायरल जीनोम है बैक्टीरिया जीनोम के अंदर इंटर करना स्टार्ट करे। द वायरल डीएनए इंटर द होस्ट सेल। पेनिट्रेशन में क्या होता है, जो वायरल डीएनए होता है वो बैक्टीरिया के अंदर इंटर करता होता है। तीसरा है सर बायोसिंथेसिस फेज, डीएनए रेप्लिकेट्स एंड द फेजेस प्रोटीन्स आर द मेड। और चौथा होता है सर मैच्योरेशन, वो क्या होता है सर, उसमें मैच्योर करे, क्योंकि यंग फेज में जैसे ही मैच्योर करे फिर रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर लेगा। तो ये चीज था। तो अटैचमेंट, पेनिट्रेशन। तो अटैचमेंट में क्या होगा सर, सबसे पहले बैक्टीरिया आके उसको इंटरेक्ट करेगा, है ना, उसके सेल सरफेस पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। ठीक है, तो ये चीज आप बताइएगा। रिसेप्टर डिपेंडेंस ऑन द टाइप्स ऑफ द वायरस। अब देखो ये रिसेप्टर कहाँ लगे रहते हैं सर, ये रिसेप्टर लगे रहते हैं वायरस के बैक्टीरियोफेज फेज के टेल वाले रीजन पे। फेज के टेल वाले रीजन पे ये रिसेप्टर लगे रहते हैं जिससे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाके क्या होता है सर, चिपक जाता है। टाइप्स ऑफ द वायरस, मोस्ट ऑफ द ऑन्थोमाइजो वायरस यूजेस द रिसेप्टर लाइक द टर्मिनल स्लाइसिक एसिड, है ना, वहां पे क्या होता है सर, स्लाइसिक एसिड होता है, स्लाइक एसिड होता है जो कि ऑलिगोसैकेराइड सिंगल चेन साइड चेन का बना होता है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ठीक, ये सब बातें हैं यहाँ पे। Some bacteriophage might use the other membrane, glycoprotein has the receptor। कुछ ऐसे भी बैक्टीरियोफेज होते हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं रिसेप्टर के लिए।
Once attached, the virus inject its the nuclear material into the cytoplasm of the bacterial cell. जैसे ये अटैच हो रहा होता है ना, जैसे ये अटैच होगा वायरस के साथ इंजेक्ट होगा, फिर ये क्या करेगा बैक्टीरिया सेल के साथ अपना रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देगा। द वायरल जीनोम, ये वायरल जीनोम क्या होगा, या तो आइदर डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। ये साइटोप्लाज्म में इंटर करेगा और इंटर करने के बाद ये क्या करता है सर, सर्कुलर फॉर्म में हो जाता है जीनोम, और फिर बैक्टीरिया प्लाज्मिड के साथ ये क्या हो जाता है सर, मिल जाता है। तो ये सब कंडीशन होता है, कड़ी होता है। दूसरा होता है सर बायोसिंथेसिस, ट्रांसक्रिप्शन। बायोसिंथेसिस में क्या होता है, जैसे साइटोप्लाज्म में वायरल जीनोम चला गया, अब ये क्या करेगा सर, हाईजेक कर लेगा होस्ट के सेलुलर मेम्ब्रेन मैकेनिज्म को, है ना, जो भी होस्ट का जो भी मिशनरी काम कर रहा होता है उसको हाईजेक कर लेगा और अपने अकॉर्डिंग उसको काम कराना स्टार्ट कर देगा। और क्या करेगा सर, प्रोड्यूस मोर वायरस, क्या करेगा सर, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में वायरस को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर लेगा। In the case of the DNA virus, the DNA undergoes the transcription to produce the messenger RNA. अब क्या करें सर, जो भी बन के तैयार वहां पे ज्यादा ज्यादा अमाउंट में mRNA का फॉर्मेशन कराया जाएगा, जिससे वो प्रोटीन का फॉर्मेशन कराया जाए वायरस का। एंड डायरेक्ट द वायरस टू द होस्ट सेल। अब ये क्या करेगा, जब राइबोसोम के होस्ट सेल में चल जाएगा। इन द केस ऑफ द लाइटिक साइकिल, द mRNA एनकोड द वेरियस पॉलीपेप्टाइड। ये mRNA क्या कर रहा होता है सर, अलग अलग टाइप के पॉलीपेप्टाइड को कोड कर रहा होता है, जिसके हिसाब से प्रोटीन बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा और यानी कि वायरस का फॉर्मेशन निर्माण हो जाएगा। इन द केस ऑफ द आरएनए वायरस, द एंजाइम कॉल्ड द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो काफी इंपॉर्टेंट है कि सर आरएनए में क्या होता है सर, सॉरी वायरस में क्या होता है, एक कंडीशन आता है उसको बोलते हैं सर क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सर ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बता दीजिए। तो बोले चलो ठीक है बता देते हैं। आपको क्या करना होगा, एक कॉपी, मतलब जो कॉपी है, एक कॉपी क्या, जो कॉपी आप लिए हो उस कॉपी में लिखना स्टार्ट करिए सर क्या, डीएनए। सबसे पहले ये लिखोगे सर क्या, डीएनए, लिख दिया ऐसे। अब दूसरा लिखोगे क्या, दूसरा क्या लिखोगे सर, आरएनए। और मोटा कर दे क्या, डीएनए, ठीक है, डीएनए। अब अच्छा दिख रहा होगा। अब यहाँ पे कर लिया सर आरएनए, और फिर इसके बाद क्या बना दिया सर, प्रोटीन। ठीक, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं सर। अगर डीएनए से डीएनए की कॉपी हो रही है, हम बोले ना रेप्लिकेशन कर रहा है, डीएनए से डीएनए की कॉपी हो रही है, तो इसी को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसी को, रेप्लिकेशन कहते हैं। तो जो वायरल डीएनए है वही काम कर रहा है सर, रेप्लिकेशन करने का काम कर रहा है, डीएनए से डीएनए की कॉपी बना रहा है, अपनी खूब ज्यादा कॉपी बना रही है। लेकिन यही डीएनए से आरएनए बनता है, तो इसको क्या बोलते हैं सर, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जो कि अभी हम बात किए, ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ पे किस टाइप का ट्रांसक्रिप्शन होगा, यहाँ पे आरएनए की जगह पे एमआरएनए बन रहा होता है। और ये ऑलमोस्ट सब में देखने को मिलता है सर, एमआरएनए से ही क्या होता है सर, प्रोटीन बन रहा होता है। अगर एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है तो इसी प्रोसेस को ट्रांसलेशन का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसलेशन का नाम देते हैं। बताया सर ने, क्या बोलते हैं इसको सर, ट्रांसलेशन का नाम दे रहे होते हैं। आई होप कि यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन जब ये इसको क्या बोलते हैं सर, ये नॉर्मल प्रक्रिया चल रही होती है हमारे में, आप में और भी अदर ऑर्गेनिज्म में। लेकिन अगर स्पेशली जब वायरस की बात करते हैं तो वायरस में एक छोटा सा प्रोसेस हमको देखने को मिलता है। अब वो छोटा सा प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे आरएनए से क्या बन रहा होता है सर, डीएनए बन रहा होता है, आरएनए से डीएनए बन रहा होता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। बात समझ में आया। तो अगर डीएनए से डीएनए कॉपी बन रही है तो उसको रेप्लिकेशन कहेंगे। डीएनए से आरएनए या कहना सर एमआरएनए बन रहा है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए से अगर प्रोटीन बना तो उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। लेकिन अगर ये गाड़ी उल्टा चली, आरएनए से डीएनए बना तो उसको क्या बोलते हैं सर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं सर, इस पूरी प्रक्रिया को हम कह रहे होते हैं सर क्या, सेंट्रल डोग्मा। इस पूरी प्रक्रिया को क्या होते हैं सर, सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, जो कि क्रिक साहब के थ्रू दिया गया था, सेंट्रल डोग्मा। ठीक, तो कितने लोग को ये बातें पता था? अगर पता था सभी लोग अपने जगह से ही बोलेंगे यस सर हमको पता था, कोई दिक्कत नहीं, हमको पता था। ठीक है, अगर बोल रहे हैं सर सभी लोग हमको पता था,
तो ये पता था तो अगर नहीं पता तुरंत नोट कीजिएगा, अगर पता तभी भी नोट कीजिएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में। और ध्यान दीजिएगा देने वाली बात होगी सर, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है ये केवल और केवल हमको किस में देखने को मिलता है, केवल और केवल देखने को मिलता है सर किस में पता है, ये हमको देखने को मिलता है केवल और केवल वायरस में। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ओनली सीन इन वायरस। तो ये इंपॉर्टेंट करके, ठीक है, अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा सर क्या, कि ये किस में दिखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है हमको किस में, वायरस में। ये किस में देखने को मिलता है सर, वायरस में देखने को मिलता है। तो ये चीजें यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। आई होप कि यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। तो यही हम बात कर रहे थे यहाँ पे किसकी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की, जो किस में देखने को मिला सर हमको, वायरस में देखने को मिला, आरएनए वायरस में देखने को मिला। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स विच इज द ट्रांसक्रिप्ट द वायरल डीएनए इनटू द आरएनए इनटू द डीएनए। ये क्या कर रहा होता है सर, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर रहा होता है, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर रहा होता है। द डीएनए इज देन द ट्रांसक्रिप्ट बैक टू द एमआरएनए। अब ये जो डीएनए बना है, अब इससे क्या बनेगा सर, फिर एमआरएनए का निर्माण होगा। आरएनए पहले था, आरएनए से डीएनए बन गया, और डीएनए से फिर क्या बनेगा सर, एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। देन डायरेक्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द होस्ट डीएनए। The viral DNA then takes the control of the host cell and produce the different types of the protein, replicate the assembly of the new virus. अब जैसे जैसे mRNA होगा, उसके पास जैसे कोड होगा, उसी के हिसाब से क्या होगा, ये प्रोटीन को कोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रख रहा होगा। और आपको पता है सर इसी को क्या बोलते हैं सर, जेनेटिक कोड के नाम से जानते हैं, क्लास 12 में आप लोग पढ़े क्या हो। और जेनेटिक कोड कितने होते हैं सर, 64 जेनेटिक कोड होते हैं, जिसमें से केवल और केवल 61 कोड कर रहा होता है। बाकी ये जो 3 होते हैं वो नॉन कोड होते हैं, जिसको नॉनसेंस कहते हैं, उगा उगा उग। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे। द वायरल डीएनए आल्सो अंडरगोज द रेप्लिकेशन टू प्रोड्यूस द मोर जेनेटिक मटेरियल टू द न्यू वायरल पार्टिकल्स। अब जो वायरल डीएनए है ये भी जाता है किसके लिए, रेप्लिकेशन करने के लिए जाता है, और क्या बना रहा होता है सर, अलग अलग टाइप के जेनेटिक मटेरियल का फॉर्मेशन कर रहा होता है, जो कि वायरल पार्टिकल्स होते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को बायोसिंथेसिस का प्रोसेस कहते हैं, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं सर, डीएनए रेप्लिकेशन का नाम दे रहे होते हैं, अलग अलग टाइप के एंजाइम के माध्यम से। ये चीज हमको था यहाँ पे। तीसरा कंडीशन आता है, उसको बोलते हैं असेंबली या फिर लाइसिस। ये भी इंपॉर्टेंट है। असेंबली क्या होता है, जैसे ही बायोसिंथेसिस होता है, या कह लें सर रेप्लिकेशन का प्रक्रिया जैसे ही कंप्लीट होता है, यानी प्रोटीन बन के तैयार हो गया वायरल डीएनए का, ठीक है, उस दौरान क्या होता है, एक लार्ज नंबर ऑफ वायरल प्रोटीन बनता है, जिसमें जीनोम क्या होता है, बन रहा होता है। असेंबल और लाइसिस में क्या होता है सर, जैसे ही रेप्लिकेशन हो गया है, जैसे ही बायोसिंथेसिस हो गया है, तो यहाँ पे लार्ज अमाउंट में हमको क्या देखने को मिलता है सर, वायरल प्रोटीन देखने को मिल रहा होता है। Once enough the viral particles are the form are the mature. These particles under the assemble during which of the genetic material of the virus are the incorporated with the new viral protein. अब धीरे धीरे क्या होता है, नया वायरल प्रोटीन बना और फिर ये चारों तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। The newly assembled bacteriophage release the enzyme lysine into the cytoplasm. अब जो नया वायरल जीनोम बनकर तैयार हुआ है, अब वो अपना अपना कुछ ना कुछ कैरेक्टर तो शो करेगा, जाहिर सी बात है। वो क्या करेगा सर, अलग अलग टाइप के एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में, जिसको कि हम लाइसिस कह दिए, या फिर हम कहते हैं सर कोई एंजाइम हो गया, वो वहां पे साइटोप्लाज्म में सिक्रीट कर रहा होता है। इससे क्या कॉज होता है सर, बैक्टीरिया का लाइसिस ऑफ द बैक्टीरिया सेल वॉल। बैक्टीरिया का सेल वॉल क्या होता है सर, लाइसिस होना स्टार्ट हो जाता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है सर, जिसमें न्यू फॉर्म्ड फेजेस पार्टिकल्स रिलीज हो रहे होते हैं, ठीक है, इस एंजाइम के माध्यम से। अब इस लाइफ साइकिल के एंड में क्या होता है, जो इन्फेक्टेड बैक्टीरिया सेल होता है, वो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है सर, डिस्ट्रॉय होता है, और सेल मेम्ब्रेन जैसे ही डिस्ट्रॉय होगा, ये क्या होगा सर, वो बाहर फट के निकल जाएगा। पहले क्या वायरस बोला कि भैया हम तुमको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम जैसा बोल रहे हैं वैसा तुमको करना होगा, हम जितना वायरल जीनोम बोले बनाने के लिए कॉपी तुमको उतना बनाना पड़ेगा। बैक्टीरिया डर गया, बोला ठीक है महाराज, जैसा आप बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे, हम वायरस बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, रेप्लिकेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे ही रेप्लिकेशन प्रक्रिया पूरी होती है, फिर क्या करता है, ये जो एंजाइम बन के तैयार हुआ है, जो नए वायरस का जो जितने भी एंजाइम बन के तैयार हुए हैं, ये अपने आसपास साइटोप्लाज्म में क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के लाइसिस का फॉर्मेशन करना स्टार्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंजाइम का फॉर्मेशन करना स्टार्ट करते हैं, और फाइनली क्या होता है,
फाइनली ये जो एंजाइम है ये बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसको इन्फेक्ट करना स्टार्ट करती हैं, लाइसिस करना स्टार्ट करती हैं, और एक समय ऐसा आता है कि वो फट जाता है, और जैसे ही सेल वॉल फटता है बैक्टीरिया मर जाता है, बैक्टीरिया टाटा बाय बाय हो जाता है, और वहां पे जितने भी न्यू वायरल जीनोम बन के तैयार हुए थे वो सब बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाते हैं। आया था एक, अपना बहुत सारे कॉलोनी बना के बैक्टीरिया को मारा भी, उसका काम भी लिया और फिर मार के वहां से निकल गया। ये होता है। दूसरा साइकिल आता है, उसको लाइसोजेनिक साइकिल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लाइसोजेनिक साइकिल के नाम से जानते हैं। ये क्या है सर? ये भी बैक्टीरियोफेज का ही लाइफ साइकिल है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे सर? इनकॉर्पोरेशन ऑफ द बैक्टीरियोफेज जीनोम इनटू द होस्ट जीनोम। जो भी बैक्टीरियोफेज का जीनोम है वो होस्ट के जीनोम के साथ मिल जाए, यानी कि अब उसके साथ वायरस वाला है और ये कौन सा है? वायरस वाला जीनोम है और बैक्टीरिया वाला जीनोम है, दोनों आपस में हाथ मिला लेते हैं। इसी फेज को क्या बोलते हैं सर? लाइसोजेनिक साइकिल के नाम से जानते हैं। During this cycle, the host cell continue to live and reproduce normally into the replication of the bacteria. जैसे ही हाथ मिला लेता है तो वायरस जीनोम जो होता है वो खिला पिला के फुसला देता है, भैया हम जैसा बोलेंगे वैसा तुमको करना है। बैक्टीरिया भी खुश, वायरस भी खुश, चलो हम जैसा बोल रहे हैं वैसा करना होगा। लेकिन पीछे क्या करता है? घात करना स्टार्ट करता है और एक समय ऐसा आता है कि बैक्टीरिया को मार देता है ना। Replication of the bacteria. The genetic material of the bacteriophage incorporating into bacterial DNA during the lysogenic cycle is called the prophase. अब यहाँ पे जो भी रेप्लिकेशन हो रहा है नया वायरस का, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रोफेज कहते हैं। और इसका जो ट्रांसमिशन होता है डॉटर सेल में ट्रांसमिट होता रहता है बैक्टीरिया के सेल डिवीजन के साथ। अब देखो बैक्टीरिया में भी जाहिर सी बात है रेप्लिकेशन होगा तो बैक्टीरिया में भी तो सेल डिवाइड करेंगे, तो जो भी नया सेल बन के तैयार होगा उसमें वायरस जीनोम होगा, डॉटर जीनोम होगा। The genomic virus is the temperate and non-virulent infection has the bacteriophage does not kill the host cell. लेकिन जब ये काम हो रहा होता है तो बैक्टीरिया वायरस जीनोम होता है वो बैक्टीरिया कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता है, बोलता नहीं तुम ही मेरे एकदम करता धरता हो भैया, हम तुमको कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ये फाइनली इसका मकसद पूरा होता है रेप्लिकेशन करने का, वो फट के वहां से निकल जाता है। ये देखो ये कंडीशन है, यहाँ से ये पूरा प्रोसेस हो रहा है और ये फट के यहाँ से निकलना स्टार्ट। इसमें भी आता है सर अटैचमेंट पेनिट्रेशन, ये सारी प्रोसेस होती है। रेप्लिकेशन हम देख ही लिए सर, क्या होता है सर? डीएनए से डीएनए की कॉपी बन रही है सेल डिवीजन के दौरान, उसी को रेप्लिकेशन कह देते हैं। द वायरल डीएनए दैट यूज द होस्ट मशीनरी टू रेप्लिकेट इज द कंटिन्यू द रेप्लिकेशन विद द होस्ट क्रोमोसोम ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान जो भी रेप्लिकेशन हो रहा होता है वो इसकी प्रक्रिया हो जाती है। अगला, in some cases the prophages might be injected from the host chromosome and the viral DNA might enter into the lytic cycle, है ना। फिर वो क्या होता है? अलग जैसे वहां से निकलता है तो फिर वो दूसरे बैक्टीरिया के ऊपर, दूसरे इकोलाई के ऊपर वहां पे जाके स्टार्ट हो जाता है अपना, फिर वही प्रक्रिया को दोहराना स्टार्ट कर देता है। ये सब है। द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन कंटिन्यू until there are some strategy with either the physical stretches like the UV radiation, low nutrition condition or the chemicals which might the result to the translation of the lysogenetic into the lytic cycle. अब इस रेप्लिकेशन को कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे हो सकता है कुछ ना कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा जिसको ये कंट्रोल होने ना दे प्रॉपर अमाउंट में, जैसे टेम्परेट हो जाएगा या फिर हम बोल रहे हैं यूवी रेट्स आ रहा है, लो न्यूट्रिशन आ रहा है, ये सब यहाँ पे काम हो सकता है। ठीक है, तो ये सब कंडीशन आप ध्यान रखिएगा। Once the converted into the lytic cycle, the viral DNA undergo the transcription to produce the viral protein. जैसे ये lytic cycle में आता है फिर ये अपने आप को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, जो कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक मतलब डिफरेंसेस है लैक्टिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल में। तो लैक्टिक साइकिल में जानिएगा ये जो साइकिल होता है ये लाइफ साइकिल होता है बैक्टीरियोफेज का, जहाँ पे वायरल डीएनए जो होता है वो फ्री फ्लोटिंग होता है, मॉलिक्यूल्स होता है और अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। लाइसोजेनिक में क्या होता है? ये अलग टाइप का लाइफ साइकिल होता है बैक्टीरियोफेज का ही, जो कि क्या डिफाइन कर रहा होता है? जो डिफाइन कर रहा होता है सर किसको? इनकॉर्पोरेशन बैक्टीरियोफेज का जीनोम और होस्ट के जीनोम के साथ दोनों आपस में मिल रहा होता है। तो ये चीज में डिफरेंस है। तो अगर एक पेज पे अगर दोनों का डिफरेंस लिखने को आता है तो आप इन दोनों में डिफरेंस कई दफा लाइसोजेनिक, हाँ यहाँ पे याद आ गया, आप यहीं पे नोट कर लीजिए सर कि आपको क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अगर ये इसमें से कुछ नहीं पूछा जा रहा है ना, बैक्टीरियोफेज पे कुछ नहीं पूछा जा रहा है, तो शॉर्ट में आपसे पूछा जाता है डिफरेंस
between lysogenic and lactic cycle। ठीक है, ये आपको शॉर्ट में पूछे जाते हैं, शॉर्ट वाले में, शॉर्ट आंसर। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसका आप यहाँ पे इसका डिफरेंस बता सकते हो। ठीक है, 4-5 डिफरेंस बताइएगा, अगर याद है तो और बताइएगा सर। इसको और किस नाम से जानते हैं? तो लैक्टिक साइकिल को हम इन्फेक्टिव साइकिल के नाम से जानते हैं या फिर वायरुलेंट साइकिल कहते हैं। लाइसोजेनिक क्या बोलते हैं? टेम्परेट साइकिल या फिर नॉन वायरुलेंट साइकिल के नाम से जानते हैं, है ना। वायरल डीएनए क्या होता है सर? यहाँ पे लैक्टिक साइकिल में वायरल डीएनए जो रिमेन्स द साइटोप्लाज्म इन द होस्ट सेल, साइटोप्लाज्म में चला जाता है। और लाइसोजेनिक में क्या होता है सर? इनकॉर्पोरेटेड होता है सर होस्ट के क्रोमोसोम के साथ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे। अच्छा, प्रोफेज में हम देखते हैं सर क्या कि जो लैक्टिक साइकिल होता है यहाँ पे कोई प्रोफेज हमको देखने को नहीं मिलता है लैक्टिक साइकिल में, लेकिन लाइसोजेनिक में हमको क्या देखने को मिलता है सर? यहाँ पे प्रोफेज स्टेज देखने को मिल रहा होता है। ठीक है, होस्ट डीएनए की बात करते हैं तो होस्ट डीएनए डिस्ट्रॉय करता है वेरियस प्रोटीन पार्टिकल को एनकोडेड कर रहा था। ये सारा चीज बातें हम लोग पढ़ चुके हैं, होस्ट डीएनए भी, वायरल रेप्लिकेशन भी, और प्रोडक्टिविटी ऑफ वायरल डीएनए भी। ठीक है, अगला आता है सर होस्ट सेलुलर मैकेनिज्म। ड्यूरेशन कितना होता है? ड्यूरेशन जब तक लैक्टिक साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है? जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए शॉर्ट पीरियड टाइम में, जब तक मकसद ना कंप्लीट तब तक वो रहेगा, रेप्लिकेशन जब तक ना हो। इन्फेक्शन कहाँ करता है, कैसे ट्रांसफर होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, ये सब हम देख लिए। अब हम फाइनली बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन की। किसकी बात करेंगे? इसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे कि भैया इसका कहाँ कहाँ यूजेस हमको देखने को मिल सकता है बैक्टीरियोफेज का। तो अगला हेडिंग डाल लीजिएगा, application of bacteriophage. Bacteriophage have been considered the potential antibacterial therapies for the treatments of the various infection bacterial disease in humans and animals. अच्छा, बैक्टीरियोफेज का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं ट्रीटमेंट में, इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिससे कई सारे ऐसे वायरस होते हैं या कह लें सर कई सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं हमारे बॉडी में के अंदर कॉज कर जाते हैं। अब वो क्या करें सर? इन्फेक्शन कॉज करें। जैसे आपको पता है ना ऑलरेडी, बैक्टीरिया क्या होता है सर? हार्मफुल भी होते हैं और यूजफुल भी होते हैं। तो कई सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हार्मफुल है और हमारे बॉडी में कॉज कर लेते हैं। अब भैया हम क्या करते हैं? मार्केट में जाते हैं, दवा की दुकान पे दवा लेकर खा लेते हैं, वो एंटीबायोटिक देता है। जैसे बुखार होता है, नॉर्मल बुखार हुआ तो डॉक्टर एंटीबायोटिक लिखता है आपको। ठीक है, एंटीबायोटिक से क्यों? जैसे बोलते हैं ओफ्लॉक्सिसिन एंटीबायोटिक का नाम सुने होंगे। उसमें ये होता है सर क्या, उसमें वायरस का जीनोम रहता है। अगर वो वायरस नॉर्मल वायरस रहता, अब ये मत समझिए कि कोई एकदम हाई फाई वाला वायरस है, नॉर्मल वायरस रहता है, वो वायरस क्या करेगा? उस बैक्टीरिया के ऊपर कॉज करेगा और फिर उसको इन्फेक्ट करके खत्म कर देगा। तो ये एंटीबायोटिक थेरेपीज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, डिफरेंट अगर टाइप के ह्यूमन में और एनिमल्स में कोई इन्फेक्शन कॉज हुआ है तो। स्टार्टिंग के दौरान भी क्या होता है? क्लिनिकल एप्लीकेशन इसका बहुत ज़्यादा है, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जिसका बैक्टीरियोफेज हैज द लिमिटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ द एक्यूट इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन एंड द स्किन इन्फेक्शन। स्पेशली अगर हम बात करते हैं सर क्या कि अगर स्किन इन्फेक्शन किसी का हुआ है या फिर इंटेस्टाइन में कोई दिक्कत हो गया तो उस दौरान इस बैक्टीरियोफेज का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है पहले के समय में। लेकिन आज के दौर में इसको सर्जिकल हो रहा है तो उस दौरान भी उसको ट्रीट करने के लिए किया जाता है। मतलब सर्जरी हुआ है, कट पिट हुआ है तो उस वाले हिस्से पे, इंजरी वाले हिस्से पे बैक्टीरिया ना ग्रो कर जाए, तो इसलिए एंटीबायोटिक बैक्टीरियोफेज का दिया जाता है जिसके माध्यम से वहां पे ग्रो नहीं करता है बैक्टीरिया। ठीक है, तो पहले के दिन में क्या, पहले के समय में क्या किया जाता था सर? अगर केवल स्किन इन्फेक्शन हो तब इसका इस्तेमाल किया जाता था, या फिर इंटेस्टाइन में कोई ना कोई दिक्कत है तब इसका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज के दौर में इतना ही तक नहीं, अगर किसी पर्सन का सर्जरी हुआ है तो उस पेशेंट को भी बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल कराया जाता है जिससे अलग अलग टाइप का बैक्टीरिया वहां पे ग्रो ना करें। अब पढ़ेंगे सर ट्रीटमेंट ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये अब हम बात करेंगे। With the increasing the causes of the bacterial resistance against the numerous antibiotics, the potential use of the bacteriophage is the possible treatment has been the explored. तो इसके ट्रीटमेंट करने के लिए, बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए, बैक्टीरिया के रेसिस्टेंस को ट्रीट करने के लिए हम बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि इस बैक्टीरियोफेज में क्या है सर? वायरस है और वायरस जैसे बैक्टीरिया के ऊपर कॉज करे तो उसको कहीं ना कहीं डीएक्टिवेट कर सकता है बैक्टीरिया को। The bacteriophage infect only the bacteria and the harmless to the human.
और ये ऐसे टाइप के वायरस होते हैं जो कि केवल और केवल बैक्टीरिया पे ही अपने आप को इन्फेक्ट कर रहा होगा, और ह्यूमन के सेल में कोई भी किसी भी टाइप का कोई भी इन्फेक्शन कॉज नहीं कर रहा होगा, वो किसी भी टाइप का कोई भी और भी अदर दिक्कत परेशानी नहीं कर रहा होगा। ठीक है, ये इसका मेन टारगेट बैक्टीरियोफेज का ये होता है कि हमको वायरस को डिस्ट्रॉय करना, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना है, बाकी किसी से हमको मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे ह्यूमन में हम बात करें सर, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सच इन्फेक्शन बैक्टीरिया, ह्यूमन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। द एप्लीकेशन ऑफ द बैक्टीरियोफेज ऑन द बर्न वुड has the shown to reduce the chances of the infection and species of the large number। अच्छा, कभी किसी को इंजरी हो गया, घाव हो गया, चोट लग गया, अब जो सेल वहां पे डैमेज हो गया है, तो वहां पे देखते हो पेस्ट, डॉक्टर जब बैंडेज करने जाता है तो वहां पे एक पेस्ट लगाता है, बेटाडीन लगा देता है या फिर कोई और भी लगाता होगा। तो बेटाडीन में क्या है सर, बैक्टीरियोफेज है। अब बैक्टीरियोफेज इसलिए है कि भैया वहां पे जाहिर सी बात है, कटा है तो बैक्टीरिया वहां पे ग्रो करेगा। अब बैक्टीरिया वहां पे ना ग्रो करे, क्यों? क्योंकि वहां पे बैक्टीरियोफेज है, वायरस है। अब ये वायरस बैक्टीरिया पे कॉज कर लेगा, वहां पे ग्रो होने नहीं देगा, और जब ग्रो नहीं होने देगा तो जो घाव है मेरा जल्दी से सही हो जाएगा। तो इसलिए इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बेटाडीन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अच्छा, फूड हाइजीनिक में इसका क्या इस्तेमाल होता है सर? बैक्टीरियोफेज का फूड हाइजीनिक में क्या इस्तेमाल होता है, ये भी एप्लीकेशन देख लेते हैं। बैक्टीरियोफेज आर यूज्ड टू कंट्रोल द एलिमिनेट द बैक्टीरिया कंटामिनेशन ऑफ द फूड सरफेस। अच्छा, कई सारे ऐसे फूड पार्टिकल्स होते हैं जो कि लंबे समय तक मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जैसे रैपर वाले जो भी फूड होते हैं, जैसे चिप्स हो गया या फिर केक हो गया, जो रैपर में आ रहे हैं, बिस्किट हो गए। जाहिर सी बात है, फूड है, खुले इन्वायरमेंट में है, तो बैक्टीरिया कॉज करेगा। तो उससे बचाने के लिए हम बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। भैया फूड को कोई इफेक्ट नहीं शो करेगा, अगर वो फूड हम वायरस वाला हम खा भी रहे हैं तो कोई इफेक्ट नहीं हो, हार्मलेस होगा। लेकिन अगर उस पे ऊपर बैक्टीरिया आ जाएगा तो उसको छोड़ेगा नहीं, उसको खत्म कर देगा। तो इसका इस्तेमाल हम फूड सेफ्टी या फूड हाइजीनिक में इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बैक्टीरियोफेज आर द हाईली स्पेसिफिक which make that attractive for the sensation to ready to eat food has the milk, vegetable, meat product। स्पेशली मिल्क में बैक्टीरिया ग्रो करता है, आपको पता है सर। वेजिटेबल पे भी बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, और बहुत ज्यादा आपके मीट प्रोडक्ट जो होते हैं, नॉनवेज वाले जो फूड होते हैं, उस पर बैक्टीरिया ग्रो कर रहा होता है। तो उसको बचाने के लिए, उसको सही रखने के लिए हम बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। Many bacteriophage has been the commercialized to their the use to spray the sanitizer। कई सारे बैक्टीरियोफेज होते हैं जो सैनिटाइजर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि फूड के ऊपर उसको छिड़क दिया जाता है कि भैया अभी इस पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, मतलब फूड पार्टिकल जो भी फूड है खुले में रखा गया, उसको स्प्रे कर दिया सैनिटाइजर के फॉर्म में, उसमें बैक्टीरियोफेज है, वो काम अब बैक्टीरिया वहां पे उसका दाल नहीं बनने वाला। Some bacteriophage is also useful for surface and the environmental determination of their the disinfect the stainless स्टेन। ये चीज हम लोग बात कर लिए, अमोनिया कंपाउंड यहाँ पे होता है। अच्छा, एग्रीकल्चर में भी बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल किया जाता है, क्यों? क्योंकि जो भी अपना फसल है, उस फसल में बैक्टीरिया ना कॉज कर ले। भैया प्लांट है तो कई सारे हार्मफुल बैक्टीरिया होंगे जो कि इस पे अगर लग जाएंगे तो वो डिजीज हो सकता है। तो उससे बचाने के लिए हम इसका स्प्रे करेंगे, या फिर बैक्टीरियोफेज को हम वहाँ पे मैनुअली वहाँ पे ले जाके दे दें प्लांट को। सम बैक्टीरियोफेज that are the specific to the plant bacteria I have the also found that the application in the agriculture। कई सारे बैक्टीरिया प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि बैक्टीरिया वहां पे ग्रो कर ही जाता है, उससे बचाने के लिए हम इसका बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दिस फेज आर द यूज फॉर द ट्रीटमेंट एंड द प्रिवेंशन ऑफ द बैक्टीरियल डिजीज इन द प्लांट, है ना। जो भी प्लांट है उसमें बैक्टीरियल डिजीज ना कॉज हो जाए, उसको बचाने के लिए हम इस फेज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। टू यूज द बैक्टीरियोफेज इन द प्लेस ऑफ द एंटीबायोटिक प्रिवेंट द क्रम्पिंग। अच्छा, इसका इस्तेमाल हम एक तरह का एंटीबायोटिक के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि प्लांट के सरफेस उसको हम छिड़काव कर देते हैं, स्प्रे कर देते हैं। फेज थेरेपी है, फेज थेरेपी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। फेज टाइपिंग और फेज थेरेपी तो हल्का हल्का देख लेते हैं, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन पीडीएफ में है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। फेज थेरेपी की बात करें, लिमिटेशन ऑफ फेज थेरेपी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करें सर क्या एडवांटेज और फिर इसकी प्रिंसिपल ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं फेज थेरेपी की। तो इसका जो यूज होता है, हम किस में यूज कर रहे थे सर? इसका यूज कर रहे होते हैं सर एडमिनिस्ट्रेटिंग फेज पे। ठीक है, ये जो फेज होता है, ये यहाँ पे जो ब्लड स्ट्रीम्स होते हैं, जो ब्लड स्ट्रीम, जैसे कई सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं हमारे बॉडी में इंटर करते हैं और ब्लड में इंटर कर जाते हैं, तो उसको ब्लड स्ट्रीम से प्रोटेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है एक ओरल डोज के हिसाब से, 2 से 4 घंटे में। ठीक है,
या फिर इंटरनल जो भी ऑर्गन है उसको 10 घंटे में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज़, ये अलग से काफ़ी थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा आपके लिए, तो ये चीज़ आप भी मत देखिएगा इसको। लेकिन आपके पीडीएफ में जब भी फुर्सत मिले तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा सर। ये सभी बातें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं कि अगर फेज में एग्जामिनर पूछ ले, ठीक है, वाइवा में स्पेशली, थ्योरी में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन वाइवा में अगर कहीं खुदा ना खास्ता कहीं पूछ ले तो इन सब का नाम आप ध्यान रखिएगा। सर थेरेपी में हम फेज एनकोडेड एंजाइम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और यहाँ पे था एक डेंसिटी थ्रेशोल्ड वाला, ठीक है, तो ये भी चीज़ ध्यान लिख लीजिएगा। और इस तरह आता है इसका एडवांटेज। एडवांटेज के बाद देख लेते हैं सर, एडवांटेज क्या क्या एडवांटेज है फेज थेरेपी का, एडवांटेज क्या, इसके बारे में दो बातें हम देखेंगे सर। क्या, पहला, बैक्टीरिया दैट आर इन्फेक्टेड बाय द ऑब्लिगेट। अच्छा, बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया फेज क्या होते हैं सर, ऑब्लिगेट होते हैं। ऑब्लिगेट का मतलब सेल के अंदर जाके क्या करते हैं, अपने इन्फेक्शन को कॉज कर रहे होते हैं, यानी कि ऑब्लिगेट है ना। और जिससे क्या होता है सर, इनकी वायबिलिटी क्या हो जाती है सर, बढ़ जाती है। The phage population can increase in response to the increase in the bacterial density up to the point. This process is called the autodose, है ना। इसको क्या बोलते हैं सर, ऑटोडोज के नाम से जानते हैं, अगर बैक्टीरिया डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो। बैक्टीरियोफेज आर द इनहेरिटली इन नॉन टॉक्सिक। ये कैसे होते हैं सर, ये नॉन टॉक्सिक के रूप में भी हमको देखने को मिल जाता है। दैट आर द मेड ऑफ द न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, है ना, ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है कहीं ना कहीं। इसका रिजल्ट क्या होता है सर, हाई होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, हाई होस्ट स्पेसिफिक होते हैं इसका रिजल्ट। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, इसको यहाँ पे इरेज कर। होस्ट रेंज, मोस्ट फेजेस, ये सब आप देख लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिमिटेशन है, फेज थेरेपी है, ठीक है, ये सब आप इसको देख लीजिएगा। और इस तरह होता है ये आपका बैक्टीरियो फेज खत्म। बैक्टीरियो फेज में बस यही ध्यान रखना है सर, इसका इंट्रोडक्शन वाला हिस्सा, कितने टाइप के होते हैं और इसकी लाइफ साइकिल। और जब हायर क्लासेस में आओगे तो फेजेस के थेरेपी क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो आई होप ये बैक्टीरियो फेज वाला जो टॉपिक था, कल की क्लास और आज की क्लास मिला के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सर। इसमें सभी चीज बातें हम लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, और जो भी शॉर्ट नोट था वो भी हम लोग लिख लिए हैं। और ये जब पीडीएफ जैसे आपको मिलेगा तो वहाँ से अपने पीडीएफ को अपने कॉपी को कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और आई होप कि इससे पहले वाली जो भी क्लासेस थी उसकी सारी आप कॉपी जो है आपकी कंप्लीट हो चुकी होंगी, और यूनिट 1 हम लोग खत्म करने के कगार पे आ चुके हैं। और बस बैक्टीरियल फेज में इतना ही था। रिवीजन करते रहिएगा, और जैसे ही आप रिवीजन करते रहोगे, रिवीजन कैसे होगा सर, बैकलॉग नहीं लगने नहीं दोगे तो आपका रिवीजन होता रहेगा, चाहे आप पीडीएफ से रिवाइज करिए, नोट से रिवाइज कीजिए, या फिर वीडियो देख के रिवाइज कीजिए, लेकिन रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। तो अपना नोट्स कंप्लीट करते रहिएगा, और हिंदी वाले बच्चे ज़्यादा थोड़ा सा जोर देंगे इंग्लिश की तरफ भी, ठीक है, यानी कि सब हिंदी में ही पढ़ना स्टार्ट करें। हिंदी में तो बता ही दे रहे हैं, इंग्लिश में उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, समझना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिएगा। धन्यवाद।